हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोगों ने 2000 क्या था, 6 था मे बी ना। हाँ 6 में आई थिंक ये पेपर 2 बार होते थे। होता नहीं कि जैसे पेट का एग्ज़ाम 2 बार होता है, 1 2 3 इस टाइप से, तो उसी टाइप से ये भी होते थे। इसलिए 2006 का पहला तो हम लोग देख चुके हैं, दूसरा भी दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन आए थे, है ना। पुरापाषाण युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा क्या था? पुरापाषाण प्रस्तर युग से पहले का जो टाइम था। पाषाण का मतलब पत्थर, है ना। तो इसमें होगा आखेट और संग्रहण। आखेट का मतलब मार काट के जानवरों को या फिर इस टाइप से संग्रह करना चीज़ों को खाने वाली। पुरापाषाण कालीन मानव पूर्णतया प्रकृति जीवी था। उसका जीवन यापन आखेट और संग्रहण पर आधारित था। वह पशुओं का शिकार और जंगली फलों और फूलों का संग्रह करते क्षुधा पूर्ति करता था। क्षुधा मतलब भूख, है ना। इस काल में मानव जीवन जिन पशुओं का शिकार करता था उसमें दरियाई घोड़ा, भैंस, हाथी, घोड़े, ऊँट, भेड़िया, गाय, बैल, सूअर, गैंडा, हिरण आदि उल्लेखनीय है। इन पशुओं के अलावा जलीय जंतुओं, मछली, मेढक, कछुआ, घड़ियाल आदि को भी भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो मतलब देख लो यार कैसे हम लोग के पूर्वज भेड़िया, गाय, बैल, सूअर कुछ भी अभी भी नॉर्मली लोग, अभी यहाँ भारत में तो कम, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर अभी भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल चाइना में देख लो, कुत्ते को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ओके, लीव इट। हेमिग्गे नवपाषाणिक संस्कृति का पूरा स्थल कहाँ पे है? तो ये है दक्षिण भारत में। तो ये यार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन देख के मुझे थोड़ा डर लगता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। लेट्स क्रैक। दक्षिण भारत का नवपाषाणिक सांस्कृतिक क्षेत्र का विस्तार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रवाहित अनेक नदियों जैसे कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि की घाटियों और विभिन्न पहाड़ियों पर दिखाई पड़ता है। हिमिग्गे नवपाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत के मैसूर जनपद में है। ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में से बताओ कौन कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि आया था भाई, पिछली बार आया था, नॉट पिछली बार, 2006 में ये जो दूसरा सेट था उसमें आया था। तो देखते हैं, सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं। तो राखी गढ़ी हम लोगों ने देखा था हरियाणा में, है ना, बट यहाँ पे राजस्थान दिया है, तो वही चीज़ गलत है। बाकी आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। राखी गढ़ी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ये पूरा सही है। ठीक है। राखी गढ़ी पुरा स्थल हरियाणा प्रांत में जींद जिले में स्थित है। इस पुरापाषाण की खोज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रोफेसर सूरजमान तथा झज्जर संग्रहालय के निर्देशक भगवान देव ने किया था। इस पुरा स्थल के उत्खनन के प्राक सैंधव तथा सैंधव संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित है? तो उज्जैन से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने त्रिरत्नों पर बल दिया? महावीर जी ने त्रिरत्नों पर बल दिया। गुड करेक्टर इस टाइप से करके 3 चीज़ें थी, जैसे कि हाँ सम्यक था, हाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और तीसरा कहाँ गया? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जैन तीर्थ करो और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक श्रद्धा और दर्शन लगभग, है ना। सम्यक ज्ञान का क्या मतलब है कि उनको सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा क्या? सम्यक चरित्र, जो कुछ जानते हैं, ज्ञान लिया जिन चीज़ों का उसको निभाएं, है ना, वो सम्यक चरित्र होगा। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय, ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड अंगुत्तर निकाय है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। इस काल में राजनीतिक स्थिति का प्रामाणिक विवरण यद्यपि हमें किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता है, तथापि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा बौद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भाग 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद, शोषण महाजनपद कहा गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्सम, शूरशेर, अस्सक, अश्मक भी बोलते हैं इसको, अयंती, गंधार, कंबोज। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित था? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव वीरसेन, जिसके उल्लेख उदयगिरी गुफा लेख में मिलते हैं।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की नींव डाली थी? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण को सुरक्षित करने के लिए आगरा नगर की नींव बसाई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो था एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। अपनी कठिनाइयों को दूर करने के बाद उसने जैसे कि राज्य विस्तार नॉर्मली लोग करते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम समाप्त हो गई, देन एक्स्ट्रा चीज़ें लो भाई, तो वही चीज़ उसकी भी थी। उसकी विजयों और क्या लिखा, सफलताओं ने उसे प्रोत्साहित किया। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। अपने सिक्कों पर भी इन्होंने अंकित करवाया था ये सब। ओके, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक ने शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी? जयसिंह ने। तो 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य हुई। संधि की शर्तें इस प्रकार थी। शिवाजी ने अपने 23 किले और करीब 4 लाख की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। रायगढ़ में सम्मिलित करके शिवाजी के पास 12 किले और 1 लाख खून की वार्षिक आय भूमि रही। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। तो ये हो गए हमारे एंशियंट और मिडिवल के। अब नेक्स्ट करते हैं मॉडर्न के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी तथा कट्टरवादी प्रवर्ग उसके किस अधिवेशन में पुनः एकजुट हो गए? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें उदारवादी, उग्रवादी और मुस्लिम लीग तीनों मिल गए थे, क्योंकि तीनों ने बोला था कि जो स्वराज जो है, सेल्फ रूल है, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1960 में लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में गरम दल नरम दल पुनः एकजुट हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिश द्वारा निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था? रंगून। ठीक है, रंगून या फिर यंगून। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उसमें बहादुर शाह जफ़र को मतलब मेन लीडर के रूप में माना गया था, बना दिया था लोगों ने, क्रांतिकारियों ने। इस चक्कर में इनको ये सजा दी गई थी निवासन की। ठीक है, 1837 टू 57 तक। नेक्स्ट है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्ष था? जोसेफ बैप्टिस्टा। तो जैसा कि पता है कि इंडियन होम रूल लीग जो थी 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग स्थापित की थी। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1916 में पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसमें प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। तो सचिव कौन थे? एनसी केलकर, और अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। इनके बाद में फिर एनी बेसेंट जी ने अपना होम रूल लीग खोला था। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक रहा? तो अबुल कलाम आज़ाद। मुझे समझ नहीं आता क्वेश्चन, बट लेट्स सी। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई। यह कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 1945 ईस्वी तक बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के अध्यक्षता काल में हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सरकारी प्रताड़ना का कांग्रेस सबसे ज़्यादा सरकारी प्रताड़ना का शिकार हुई इन्हीं के टाइम पीरियड में। ठीक है, अब सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, मिलाओ भाई इनको। आई थिंक ये न्यूज़पेपर है। तो अबुल कलाम आज़ाद का क्या था? अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। फिरोज शाह मेहता का आई थिंक यंग इंडिया। बॉम्बे क्रॉनिकल इनका था नहीं, फिरोज शाह, यहाँ पे एक मिनट देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल है, फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। देन इंडियन, अच्छा यंग इंडिया भारत में था। इंडियन ओपिनियन जो है वो इन्होंने अफ्रीका में लिखना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिनांक 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ देने का निर्णय घोषित किया। तो बोला था कि जून 1948 तक छोड़ देगी भारत ब्रिटिश, बट पहले ही छोड़ दिया था। दिनांक 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को मुक्त कर देगी। ठीक है, बट मुक्त कब कर दिया? 15 अगस्त
1947 को भारत आज़ाद हो गया था। सत्यशोधन समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। सत्य की खोज। पश्चिम बंगाल में ज्योतिराव गोविंद फुले 1827 से 1890 निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया इन्होंने। ज्योतिराव पुणे में माली कुल में जन्म लिया था। उनके पूर्वज पेशवाओं को पुष्पमाला इत्यादि उपलब्ध कराते थे। पेशवा, अच्छा, मराठा, इसलिए इन्हें फुले कहा जाने लगा। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधन सभा, सत्य को खोजने वाला समाज, इसको बनाया। इसका उद्देश्य था कि समाज में कमज़ोर वर्ग, जो कमज़ोर वर्ग है उनको सामाजिक न्याय दिलाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाले 14 जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जो थे अध्यक्ष थे इसके, जो 14 जून 1947 को अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? तो बाल गंगाधर तिलक। ट्राई किए थे इन्होंने बट नहीं हो पाए थे, है ना। स्प्लिट हो गया था इसी कारण 1907 में उग्रवादी उदारवादी में। कर्जन ने जब विभाजन किया बंगाल का तो मेनली उसी टाइम पे ज़्यादा स्वदेशी स्वराज टाइप की चीज़ें आने लगी। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने ट्राई किया कि प्रेसिडेंट बन जाएं, बट आई थिंक उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले या फिर इस टाइप के कोई लीडर थे, तो इनको बनने नहीं दिया गया, इसलिए स्प्लिट हो गया था। ठीक है, इसमें क्या दिया है, 1918 में तिलक नामित थे, परंतु शिरोल केस के कारण लंदन जाने पर मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने। हाँ, एक बार पहले जब ये बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद ट्राई किया इन्होंने। देन 1918 में तो सब मान भी गए थे, पहले तो माने नहीं थे, बट इनका क्या हुआ कि शिरोल ने बोला इनको कि भारत में जो अव्यवस्था है ना, मिलिटेंसी है अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसका मेन कारण जो है ये है तिलक। इस कारण इनको जाना पड़ा था वहाँ ब्रिटिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को। भारत छोड़ो आंदोलन, देखो दूसरे दिन ही जितने भी मेन लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। तो उसके बाद में गांधी जी चाहते भी थे कि जितने लोग हैं वो स्वयं अपने लीडर बन जाएं, है ना। इस मूवमेंट में वो खुद से अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी चीज़ों से लीडर बन के चीज़ों को आगे करें। और मेन चीज़ यहाँ पे ये थी कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस की जो उनकी चीज़ें थी, अहिंसा, उसको समझ लिया था कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी देश की चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए और बिल्कुल भी वायलेंस ना हो। तो इन्होंने एक लिमिटेड वायलेंस को उतना डिसिसिवली नहीं लिया था। जैसे कि असहयोग आंदोलन 1921 में देखो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, उसमें उन्होंने फिर वापस ले लिया था, बट ऐसा इसमें इन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं होगा, है ना। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जैसे असहयोग आंदोलन हुआ उसके बाद 1922 में अचानक इन्होंने हाथ पीछे कर लिए। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, है ना, खिलाफत आंदोलन के कारण। महिलाएं, बच्चे और जितने भी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे सर्विस में, तो असहयोग में इन लोगों ने ये किया कि गवर्नमेंट को सहयोग करना बंद कर दिया। जो ऐसे सर्विस मैन जो है सर्विस पे ना जाएं, बच्चे स्कूल ना जाएं, और जो इनके कपड़े वगैरह हैं उनको ना ख़रीदा जाए, है ना। तो ऐसे बहुत से लोगों ने किए चीज़ें, बट अचानक से जब बंद कर दिया तो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे उनको पनिशमेंट दी गई। जो सर्विस मैन थे भाई उनके पास पैसा का, एम्प्लॉयमेंट का वही चारा था, उनको अचानक से धक्का लगा क्योंकि दोबारा से जॉब पे नहीं रख रहे थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया 1930 में, 29-30 ऐसे ही, तो कुछ वर्ग थे जैसे कि मुस्लिम वर्ग ने, महिलाओं ने थोड़ा हिस्सा लिया भी, बाकी लोगों ने नहीं लिया, और जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने भी उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। तो इस टाइप से चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ रही थी, इसलिए गांधी जी ने बोला कि एक लिमिटेड वायलेंस जो कि अपने ऊपर किए गए वायलेंस को रोकने के लिए हो, दैट इज़ वैलिड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे कि भाई अचानक से मोड़ कैसे आ गया, गांधी जी ने वायलेंस को क्या एक्सेप्ट कर लिया था? तो इट्स नॉट ट्रुथ, बट उन्होंने एक होता नहीं कि आदर्शवादिता वो अलग बात है, रियलिटी जो है वो अलग बात है। तो उन्होंने पहले आदर्शवादिता पे ध्यान दिया, अब रियलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। अभी भी अहिंसात्मक नॉन वायलेंट मेथड जो है ही इज़ रिस्पेक्टिंग, आई मीन ही रिस्पेक्टेड दैट। अभी तो है ही नहीं गांधी जी, बट गांधीज़म है।
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। तो 1 to 4 मतलब कि मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन तो पता ही होगा कि भाई जब लड़ाई हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जो खलीफा का पद था तुर्क में, उसको हटाने की बात कर रहे थे अंग्रेज़ लोग, क्योंकि जो तुर्क था वो जर्मनी वगैरह के साथ, इटली के साथ मिला हुआ था, तो हार गए थे वो कंट्रीज़ ना, इसलिए चीज़ें ऐसी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वेयर द शूद्रास, इसके लेखक कौन है? तो अम्बेडकर जी इसके राइटर हैं, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं पुस्तकें, मतलब कुछ चीज़ें हैं अम्बेडकर जी की पुस्तकें, उनको देखते हैं। बहुत सी पुस्तकें हैं। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये काफ़ी फेमस है। मिस्टर गांधी एंड मैन सफिशिएंट, क्या लिखा है? सफिशिएंट एंड ऑफ एन टचेबल्स एंड ऑफ द अनटचेबल्स, ओके। थॉट्स ऑफ लेजिस्टिक स्टेट, हु आर द गॉडास, कैसा लिखा है इन्होंने? द बुद्धा एंड हिज धम्मा, टी राइज एंड फॉल, द हिंदू वुमेन, गांधी एंड गांधीज़म, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, कस्टम इन इंडिया, गनडे, गांधी एंड जिन्ना, द अनटचेबल, स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, गॉस्फर ऑफ द बुद्धिज़्म। तो ये चीज़ें लिखी इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बाद में जो है अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था बुद्धिज़्म में। आई थिंक 1952 में ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई, अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। 44वां अधिवेशन था 1929, लाहौर में था, रावी नदी के तट पर हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? तो गुजराती में लिखी थी, क्योंकि गुजराती के थे। नेक्स्ट है, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर के महान प्रहरी कहा था? तो M.K. गांधी ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी? लिटन के समय में। तो लिटन का समय आई थिंक 80 to 84 ऐसे कुछ, लेट्स सी। लॉर्ड लिटन के समय में अंग्रेजी संसद ने राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। ब्रिटिश संसद के उदारवादी दल ने इन चीज़ों का मतलब उपहास किया। भारत ने इसके प्रति उदासीनता दिखाई थी। तो देखते हैं कि 1 जनवरी 1877 को वैभवशाली दरबार किया गया, इनमें घोषणा की गई और इनको कैसर हिंद की उपाधि दी गई। जबकि उस टाइम पे मेन चीज़ क्या है कि भीषण अकाल पड़ा था भारत में, है ना, और दरबार सजाया जा रहा था 1 जनवरी 1877 में। तो वो चीज़ है। भारत में लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा स्थापना हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। भारत के प्रशासन के क्षेत्र में लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग की भी सिफारिश की गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन लोक सेवा आयोग कृत्यों का विस्तार किया गया। तो 35 है, यहाँ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया गया? तो बम्बई अधिवेशन 1942। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वारिंद्र घोष ने। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी। कलकत्ता में वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। प्रमुख क्रांतिकारियों में देशभक्ति को पैदा करने का इनका मेन मोटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में, ठीक है। तो उत्तर भारत के क्रांतिकारियों द्वारा अक्टूबर 1924 में कानपुर के एक सम्मेलन हुआ
और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से पहली बड़ी कार्रवाई की। काकोरी में सरकारी खजाना लूटने की यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी गई। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में खजाना लूटा। निम्न में किस राज्य के शासक का ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाने पद से हटाया गया? तो अवध का। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के बहाने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 2006 के। नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।